आज का हमारा टॉपिक है कार्ल मार्क्स का आर्थिक विकास का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के बारे में लोग मार्क्सवाद से ज्यादा जानते हैं और ये भी कहा जाता है कि जैसे कि डार्विन साइंस के लिए, विज्ञान के लिए रहते हैं, उसी तरह से कार्ल मार्क्स की अपना एक स्थान है जिससे वो जाने जाते हैं। मार्क्सवाद सिर्फ एक विषय नहीं है, एक वाद नहीं है, उसको कई लोग धर्म भी मानते हैं। तो अगर हम मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स शुरू से ही कोई आर्थिक चीजों पे उन्होंने बात नहीं की। हालांकि उनका जितनी भी फिलॉसफीज थी, जितने भी उनके सिद्धांत थे, वो एडम स्मिथ, जो अर्थशास्त्र के जनक भी माने जाते हैं, उनसे प्रभावित थे। लेकिन शुरू में अगर उनके लेखन की बात की जाए तो वो पहले उन्होंने दर्शन शास्त्र पे लिखा, जो कि उनकी राइटिंग का नाम था इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट, जो उन्होंने 1844 में लिखी थी। उसके बाद उन्होंने राजनीति पे लिखा द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो उन्होंने एंगल के साथ लिखा। एंगल उनके सहयोगी थे, जिन्होंने बहुत फेमस किताब द ओरिजिन ऑफ फैमिली, स्टेट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी लिखी थी, जिसमें सिर्फ सामाजिक तथ्यों के बारे में ही बात नहीं की थी और उसमें किस तरीके से अलग अलग समाजों में, अलग अलग युगों में किस तरह से समाज का बदलाव हुआ, किस तरह से समाज का परिवर्तन हुआ, और उसके बारे में बात की थी उन्होंने। और इनके साथ, एंगल के साथ, इन्होंने राजनीति पर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात की थी। 1867 में उन्होंने अर्थशास्त्र से संबंधित सबसे फेमस किताब दास कैपिटल लिखी थी और दास कैपिटल में ही उन्होंने अपने श्रम के बारे में और पूंजीवाद के बारे में लिखा। उनका ये कहना था कि श्रम जितना अधिक प्रयोग में लाया जाएगा और उसका फायदा जितना ज्यादा उद्योगपतियों को होगा, उतना ही फायदा सिर्फ उद्योगपतियों को होगा, उससे आर्थिक विकास नहीं होगा। अंत में समाज का पतन होगा और समाज के पतन से समाजवाद किसी भी जगह पर आएगा। तो अगर आर्थिक विकास के सिद्धांत की बात करें तो हम सबसे पहले मान्यताएं ले लेते हैं। उसमें सबसे पहले उनकी मान्यता दी थी, उन्होंने कही कि श्रम उत्पादन का सर्वप्रिय साधन है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि उत्पादन के 4 मुख्य साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। लेकिन इन्होंने कहा कि श्रम ही सबसे मुख्य साधन उत्पादन का है। दूसरा, उनकी मान्यता ये थी कि सामाजिक परिवर्तन आर्थिक संघर्षों का परिणाम है। जिस भी समाज में, जिस भी देश में, जिस भी राज्य में यदि कभी भी किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन आता है तो वो एक आर्थिक संघर्ष, इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट का ही परिणाम होगा। किसी ना किसी तरीके से वर्गों के बीच में कोई अंतर विभेद होगा, विवाद होगा, जिसकी वजह से समाज में परिवर्तन आ जाएगा। तीसरा था पूंजीवाद शोषण की चरम सीमा है। पूंजीवाद सबसे बड़ा शोषण, श्रमिकों का सबसे बड़ा शोषण करने वाले लोग पूंजीवादी होते हैं, ये उनका कहना था। चौथी मान्यता उनकी थी कि अतिरेक मूल्य के आधार पर श्रमिकों का शोषण होता है। उद्योगपति श्रमिकों का इस्तेमाल करके अतिरेक मूल्य पैदा करते हैं और उस अतिरेक मूल्य के आधार पर स्थिर पूंजी का ज्यादा निर्माण करते हैं और उसके बाद स्थिर पूंजी का निर्माण करने के बाद श्रमिकों का शोषण होता है। अगली मान्यता उन्होंने कहा, भोग नहीं संचय आर्थिकी के लिए आवश्यक है। जब भी किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम के लिए कंजम्पशन नहीं, सेविंग्स, बचत, संचय, अक्यूमुलेशन ज्यादा जरूरी होता है और इसी से आगे विकास हो सकता है। अगली मान्यता उन्होंने कही कि विनियोग लाभ की मात्रा पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा लाभ होगा उतना ज्यादा निवेश होगा, उतना ज्यादा विनियोग चलता चला जाएगा, लाभ के साथ साथ विनियोग भी बढ़ेगा। अगली मान्यता उन्होंने कही कि आर्थिक विकास विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। आर्थिक विकास के लिए अलग अलग समाज की अवस्थाएं होती हैं, जिन अवस्थाओं के बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे देश गुजरेगा जब भी आर्थिक विकास होगा। और अंत में उन्होंने कहा कि राज्य अंत में समाप्त हो जाएगा। जो स्टेट है, स्टेट का अस्तित्व खत्म हो जाता है, सिर्फ समाजवाद
किसी भी देश में रह जाता है। तो ये थी इनकी मान्यताएं। आर्थिक विकास का सिद्धांत जब कार्ल मार्क्स ने दिया तो उसके लिए उसको हमने 5 भागों में बांटा है। ये 5 भाग हैं: इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं, अतिरेक मूल का सिद्धांत, पूंजी संचय का सिद्धांत और पूंजीवादी संकट। ये 5 तरीके से कार्ल मार्क्स ने कहा कि जब भी आर्थिक विकास का सिद्धांत की जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास इन 5 चीजों को समझ के ही समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की। कार्ल मार्क्स का कहना था कि किसी भी समाज में जो भौतिक संसाधन है वो सबसे मुख्य होते हैं और उन्हीं पर समाज केंद्रित रहती है। आइडियाज के बारे में उनका कोई भी कंसेप्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि सिर्फ सारी की सारी जितनी मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन होती है हमेशा, और जब भी समाज में कोई परिवर्तन आएगा तो वो भौतिक साधनों के बदलाव का ही परिणाम होगा। समाज में जब भी कोई बदलाव होगा, वर्गों में विभाजन होगा या समाज की अलग अलग अवस्थाएं होंगी, तो किसी न किसी प्रकार से भौतिक संसाधनों में ही बदलाव आ रहा है, जिसकी वजह से समाज में परिवर्तन आता है। और जितनी भी घटनाएं, ये जो सामाजिक परिवर्तन होता है, इनसे जितनी भी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इवेंट्स जितने भी होते हैं, ये सब इन्हीं भौतिक संसाधनों में परिवर्तन की वजह से होते हैं। क्योंकि इन भौतिक संसाधनों में जो परिवर्तन आता है, इससे अलग अलग वर्ग, अलग अलग ग्रुप पैदा होते हैं और इन ग्रुपों के बीच में, इन वर्गों के बीच में आर्थिक संघर्ष पैदा होता है और इसी आर्थिक संघर्ष की वजह से ऐतिहासिक घटनाएं उत्पन्न होती हैं। आर्थिक संघर्ष के प्रमुख कारण उन्होंने कहा उत्पादन की विधि और उत्पादन के संबंध के बीच का विरोध। उत्पादन की विधि क्या है? उत्पादन की विधि वो है जो जीवन के समस्त सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक ढंग को निर्धारित करती है। मतलब किस तरीके से हम रहते हैं, हमारा समाज में हमारा आचार विचार कैसा है, राजनीति किस तरीके से, राज्य का संचालन किस तरीके से हो रहा है, और धार्मिक ढंग जो हमारा है वो किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी समाज में वो किस तरीके का है, ये सब हमारे उत्पादन की विधि से ही निर्भर होता है। इनसे उत्पादन के संबंध भी पैदा होते हैं जो ये वर्ग के ढांचे निर्भर करते हैं। जैसे उसमें उत्पादन के संबंध समाज के वर्ग ढांचे से संबंध रखती है कि किस तरीके से ये जो वर्ग हमने उत्पन्न किए, जो ऐतिहासिक घटनाओं से जिन वर्गों का, जिन ग्रुपों का बढ़ रहे हैं, जो विभाजन हो रहा है समाज का अलग अलग ग्रुपों में, अलग अलग वर्गों में, उनसे संबंध, उत्पादन के संबंध पैदा होते हैं। उत्पादन के संबंध पैदा होने का मतलब है कि कुछ ऐसे होंगे जिनके पास संपत्ति ज्यादा आ जाएगी और कुछ ऐसे होंगे जो संपत्तिहीन वर्ग बन जाएंगे। तो ये जो संबंध होते हैं, ये उत्पादन के संबंध, उत्पादन की विधि और उत्पादन के संबंधों के बीच में जो विरोध होता है, उसकी वजह से संघर्ष पैदा होता है। क्योंकि आगे जब उत्पादन के संबंध इस तरीके से बन जाते हैं कि सारा का सारा समाज 2 वर्गों में बढ़ जाता है, हैव्स एंड हैव्स नॉट, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि संपत्ति और संपत्तिहीन वर्ग, ये 2 वर्ग बन जाते हैं और इन वर्गों के बीच में संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, क्योंकि एक ज्यादा संपत्ति कमा लेता है, किसके आधार पर? संपत्तिहीन वर्ग के आधार पर, जो ज्यादातर श्रमिक होते हैं। ये भी कहा गया कि ज्यादातर ये लोग जो संपत्तिहीन होते हैं, ये श्रमिक होते हैं और इन श्रमिकों के कार्य से ही संपत्तिवान और संपत्तिवान होते चले जाते हैं और ये केंद्रित हो जाता है, किसी कुछ ही लोगों के हाथ में पैसा केंद्रित हो जाता है। और ऐसा केंद्रीकरण जब हो जाता है संपत्ति का, तो उससे संघर्ष पैदा होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और जो कि अंत में जाकर बदलाव करेगा, राज्य को समाप्त करेगा और समाजवाद को स्थापित कर देगा। तो ये ऐतिहासिक घटनाओं का, भौतिकवाद की ऐतिहासिक घटनाओं की परिभाषा थी। इन्हीं के आधार पर उन्होंने कहा जो ये घटनाएं होती हैं, ये आर्थिक विकास की अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे कि 5 अवस्थाओं के बारे में उन्होंने बात की। आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली अवस्था है एशिया एवं आदिम अवस्था। इसमें
व्यक्ति ज्यादातर भूमि और पशु उत्पादन पर ही निर्भर करता है और इसमें कोई भी निजी संपत्ति नहीं हुई। जहां जिसने काम किया उसने सबके लिए काम किया, उसका वितरण भी उसी हिसाब से उसके कार्य के हिसाब, जितने लोग होते हैं उनके हिसाब से हो जाता है और कोई भी बहुत ही मामूली श्रम विभाजन होता है, जो चाहे जो काम कर सकता है। ये ज्यादातर जनजातीय अर्थव्यवस्था है, या ज्यादातर हम ये कह सकते हैं कि ये नोमैडिक सिस्टम भी है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह चलते चले जाते हैं और उसमें काम करते चले जाते हैं और कोई भी संपत्ति अपने नाम पर नहीं रखते। लेकिन बहुत लंबे समय तक ऐसी अवस्था चल नहीं पाती, कहीं ना कहीं कुछ लोग ठहर जाते हैं और जो आगे जाके प्राचीन एवं दास अवस्था को उत्पन्न करा है। जैसे कि इसमें क्या है कि जो जनजातियां, पहले जनजातीय अर्थव्यवस्था जो नोमैडिक सिस्टम था वो कन्वर्ट हो जाती है कि जनजातियों के संघ बन जाते हैं और इनसे छोटे छोटे शहर बन जाते हैं, जो क्लैन सिस्टम हम जिसको कहते हैं, सोशियोलॉजी में क्लैन सिस्टम इसको कहा जाता है, ये बन जाते हैं। और इसमें भूमि और दास का व्यक्तिगत स्वामित्व रहेगा, मतलब भूमि और दास, कुछ लोग भूमि, यहाँ तक सिर्फ भूमि पर ही उनका स्वामित्व नहीं रहेगा, यहाँ तक कि लोग जो उनके लिए काम कर रहे हैं, दास, स्लेव्स, उनके ऊपर भी लोगों का व्यक्तिगत स्वामित्व बन जाएगा। तो यहाँ पे आता है सबसे पहली बार जो वर्गों का विभाजन, जो लोगों के बीच में जो वर्ग बन रहे हैं, इनको सबसे पहले देखा जा सकता है दास अवस्था में। और इन्हीं दासों पर, स्लेव्स पर पूरा का पूरा उत्पादन करने का कार्य पड़ता है, पूरा का पूरा बोझ इन्हीं के ऊपर डलता है। दासों पर संपूर्ण उत्पादक के श्रम का बोझ रहता है, यही सारा काम करते हैं। जो भूमि भी किसी और की और जो काम कर रहे हैं वो भी किसी और का, लेकिन फायदा उस व्यक्ति का जिसके पास जिसका उनका स्वामी है, भूमि जिनके पास है। अगर किसी को पैसे चाहिए तो वो भी अधिक ब्याज दरों पर इस उधार मिलता है। और यहीं से सबसे पहली बार मैंने बताया जैसे कि वर्गों का वर्गीकरण, जो लोगों के बीच में जो वर्गीकरण होता है वो होता है, और वर्ग संघर्ष सबसे पहले यहीं पे पैदा होता है। तीसरी अवस्था जो हम आर्थिक विकास की अवस्था कहते हैं वो है जागीरदारी अवस्था। ये ग्रामीण अवस्था है जिसका आधार कृषक दास प्रथा है। एग्रीकल्चरल लेबर की जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चरल लेबर की एग्जाम्पल, उदाहरण सबसे पहले इसी अवस्था में देखी जा सकती है, जहां पे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी तो है, ग्रामीण अवस्था तो है, लेकिन इसमें लोग कुछ कृषक ऐसे हैं जिनके पास या तो भूमि कम होगी या बिल्कुल ही भूमि नहीं है और वो किसी अन्य भूमि के स्वामी के पास काम करते हैं, उनका दास बन के रहते हैं। और इनका जो ये भूमि पे जो ये कृषक दास हैं, इनका हर तरीके से शोषण स्वामी करते हैं, जो उनके ओनर्स होते हैं वो करते हैं, जिनको हम सामाजिक एवं आर्थिक शोषण कहते हैं कि हर तरीके से उनका शोषण होगा, सामाजिक भी और आर्थिक भी। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक विशेषता है जागीरदारी अवस्था की है कि मालिक और कृषक दास के बीच संघर्ष बिना रोक टोक के चलता रहता है। हर मालिक भी और दास भी ये मान लेते हैं कि ये मालिक मानते हैं कि उनका काम है स्वामी का उनको लोगों से काम करवाना, दास मानते हैं कि उनका काम है स्वामी का काम करना। तो संघर्ष बिना रोक टोक के चलता रहता है, काम वो करते रहते हैं। जागीरदारी अवस्था जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वही आगे जाके पूंजीवादी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि यहाँ अब लाभ धीरे धीरे ज्यादा चाहिए, संपत्ति ज्यादा चाहिए, संपत्ति का जो लालच है वो बढ़ता चला जाता है और संपत्ति का लालच बढ़ते बढ़ते जो है वो पूंजीवादी अवस्था आ जाती है, जिसमें पूंजीपति उत्पादन के साधनों का मालिक बन जाता है। सभी तरीके से वो पूंजीवादी जो है, जो उद्योगपति है, वो मालिक बन जाएगा सब साधनों का, और ये अब पूरी तरह से व्यक्तिगत लाभों के लिए काम करेगा। जो भी वो काम करेगा या काम करवाएगा उससे केवल एक ही व्यक्ति को लाभ होगा और शोषण अपनी चरम सीमा पर रहेगा। अपने लाभों को बढ़ाने के लिए वो मशीनीकरण का भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसको ज्यादा लाभ चाहिए, कम समय में ज्यादा उत्पादन करना है उसको।
श्रमिकों से ज्यादा काम ले लेना है और ज्यादा उत्पादन लेना है और अतिरेक मूल्य जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए वो मशीनीकरण कर देगा, जिससे कि अतिरेक मूल्य उत्पन्न होगा और श्रमिकों का शोषण बढ़ेगा और वर्ग संघर्ष भी आगे बढ़ जाएगा, क्लास कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। और इसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि अंत में लोग इतना परेशान हो जाएंगे, श्रमिक इतना परेशान हो जाएंगे उद्योगपतियों से, पूंजीवादियों से, कि वो उनके ही खिलाफ क्रांति करेंगे, क्रांति करके समाजवाद को स्थापित कर देंगे। आखिरी अवस्था जो आर्थिक विकास की कार्ल मार्क्स ने बताई वो थी समाजवादी अवस्था, जिसमें उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व सामाजिक होता है। समाज का हक होगा उत्पादन के साधनों पर, ना कि किसी एक व्यक्ति का, जैसे कि पूंजीवादी और जागीरदारी अवस्था में था कि एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है। इसमें समाज का स्वामित्व होगा और समाज के स्वामित्व में जो उसका वितरण होगा वो इस मैक्सिम से होगा, प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार के सिद्धांत पर संपत्ति के संवर्ग निर्धारित होंगे। मतलब जो व्यक्ति है वो अपनी क्षमता के अनुसार काम करे और उनकी प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार वितरण हो, लाभों का वितरण हो उसकी आवश्यकता के अनुसार। काम वो अपनी क्षमता, काम भी अपनी क्षमता के हिसाब और वितरण भी आवश्यकताओं के अनुसार होगा। वर्ग भेद समाप्त हो जाएगा और केंद्रीय योजनाओं के आधार पर संपूर्ण उत्पादन एवं वितरण का निर्धारण किया जाएगा। सेंट्रलाइज्ड प्लान्स बनाए जाएंगे जिसके हिसाब से डिवीजन होगा, वितरण होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑफ प्रॉफिट एंड प्रोडक्शन। तो ये इसमें केंद्रीय योजना के आधार पर होगा, किसी एक व्यक्ति के आधार पर कोई एक व्यक्ति डिसाइड नहीं करेगा, समाज डिसाइड करेगा कि किसको क्या देना है, वो उसकी आवश्यकताओं के अनुसार से होगा। और आखिरी विशेषता इस अवस्था की यह है कि नियमन सामाजिक लाभ के लिए, जो भी होगा समाज के लाभ के लिए कार्य किया जाएगा। तीसरा जो बिंदु आर्थिक विकास के सिद्धांत में बात की गई वो थी अतिरेक मूल्य का सिद्धांत। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने बात की कि जब मशीनीकरण होगा तो अतिरेक मूल्य उत्पन्न होगा। तो ये अतिरेक मूल्य होता क्या है? अतिरेक मूल्य को कार्ल मार्क्स ने वर्गों के संघर्ष के बीच का आधार माना है। तो उन्होंने कहा कि पूंजीवाद में दो वर्ग होते हैं। पहला होता है श्रमिक, जो अपना श्रम बेचता है, जो श्रम शक्ति जिसके पास है और वो कार्य करने में सक्षम है और वो अपनी श्रम शक्ति को बेचेगा। दूसरा है पूंजीपति, जिसके पास उत्पादन के साधन है। तो अब उत्पादन के साधन जिसके पास है वो श्रमिक से उसकी श्रम शक्ति को खरीदेगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये एम है मुद्रा। जो ये मुद्रा पूंजीपति लाएगा बाजार में और श्रम शक्ति से वस्तु सी का उत्पादन होगा। यहाँ मुद्रा से हम आ गए वस्तु पर, मुद्रा कन्वर्ट हो गया, उसका परिवर्तन कर दिया गया सी में, और सी से जब उसका मूल्य हुआ उसको बेचा गया तो उससे अधिक मुद्रा M1 पैदा हो गई। तो अब M और M1 के बीच में अंतर हो गया, क्योंकि ये एरो भी आपको दिखा रहा है कि M और M1 M से बड़ा है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, M1 और M के बीच का जो डिफरेंस है वो अतिरेक मूल्य कहलाएगा। तो ये M तथा M1 का अंतर अतिरेक मूल्य होता है, क्योंकि इसमें M1 का प्रोडक्शन किया गया है, M से प्रोडक्शन किया गया है, तो प्राइस के टर्म्स में M1 ज्यादा हो गया और ये अतिरेक मूल्य पूंजीवाद के पास जाएगा, उद्योगपति के पास जाएगा। तो अब अगर इसमें बात की जाए अतिरेक मूल्य की, तो श्रम शक्ति का मूल्य मजदूर को बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्वाह के साधनों का मूल्य है, जो उसके उत्पादन के लिए आवश्यक घंटों द्वारा निर्धारित किया जाता है। लेकिन अब इस M1 में या जो उत्पादन हो रहा है उसमें श्रम शक्ति को भी कुछ दिया जाएगा। तो श्रम शक्ति का जो मूल्य होगा वो उसको कितने घंटों के मूल्य से उसका अपना निर्वाह हो जाएगा। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ दिखाया कि 10 घंटे का काम कोई करता है, लेकिन 6 घंटे के कार्य की मजदूरी में ही वो अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है। तो जो पूंजीपति है वो उसे सिर्फ 6 घंटे की मजदूरी देगा, लेकिन काम उससे 10 घंटे का लेगा।
तो ये जो बचे हुए 4 घंटे हैं, जिसमें उत्पादन तो 4 घंटे में 10 घंटे पूरा हो रहा है, लेकिन 6 घंटे के उत्पादन से ही उसकी आवश्यकताओं का निर्वाह हो जाता है। तो ये जो डिफरेंस है 4 घंटे का, यही अतिरेक श्रम है। अब ये अतिरेक इस 4 घंटे में जितना उत्पादन हो रहा है, उसी से उत्पादित जितनी भी वस्तुएं होंगी वो अतिरेक मूल्य बन जाएंगी। इस अतिरेक मूल्य से आगे की अवस्था पैदा होगी जो है पूंजी संचय। अब पूंजी संचय कैसे होगा कि पूंजी संचय के लिए वो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा पूंजी पूंजीपति के पास रहे, उद्योगपति के पास रहे। तो उसके लिए उसके पास 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो यह है कि श्रमिकों की कार्य करने का दिन को लंबा कर दे। जैसे कि अगर हम पीछे जाएं दोबारा से, तो यहाँ 10 घंटे था, यहाँ 6 घंटे था, तो ये हम मान के चल रहे हैं कि 6 घंटे के कार्य से श्रमिक की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। तो वो मजदूरी तो उसको 6 घंटे की देगा, लेकिन काम उससे 12 घंटे का लेगा। 12 घंटे उसे काम करने का जो उसका घंटे थे वो बढ़ा दिए, 10 से उसने 12 कर दिए। तो यहाँ पे 4 घंटे की जगह 6 घंटे के उत्पादन से उसको जो मूल्य मिलेगा वो उससे ज्यादा उसको उत्पादन मिल गया, अतिरिक्त श्रम बढ़ा दिया उसने। दूसरा तरीका, फिर से आ जाते हैं वापस अगली स्लाइड पर। दूसरा तरीका ये है कि मजदूर को निर्वाह के उत्पादन के लिए अपेक्षित घंटों को घटा दिया जाए। फिर से वापस आते हैं पीछे वाली स्लाइड पर, जिसमें ये कह रहे हैं कि जो मजदूरी के 6 घंटे हमने बांधे थे कि भाई 6 घंटे में तुम्हें अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से अपना जो तुम्हें निर्वाह करना है वो 6 घंटों में तुम कार्य करके तुमको मिल जाएगा। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि नहीं, तुम 6 घंटों में नहीं 4 घंटे का ही काम करते हो और 4 घंटे से ही तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। तो 4 घंटे को ही हमने 6 से 4 घंटे का ही मजदूरी हम तुमको देंगे, ना कि हम 6 घंटे की। तो काम वो 10 घंटे का कर रहा है, लेकिन मजदूरी उसे अब 4 ही घंटे की मिल रही है। तो फिर अतिरिक्त श्रम बढ़ के हो गया 6 घंटे। अगली स्लाइड पे फिर वापस जाते हैं। तीसरा तरीका यह है कि स्पीडिंग अप कर दें, मतलब श्रम बढ़ा दें। अब श्रम कैसे बढ़ाई जा सकती है? श्रम को बढ़ाने का तरीका है कि तकनीक में सुधार कर दें, मशीनीकरण कर दें, जिससे कि स्पीडिंग अप हो जाए लेबर की और कम समय में उसी 10 घंटे में वो ज्यादा उत्पादन करने में सक्षम हो जाए। मतलब ज्यादा उत्पादन करने में सक्षम करने के लिए वो मशीनीकरण तकनीकों का इस्तेमाल करेगा। तो अब इन तीनों में से कोई भी एक मेथड, कोई भी एक विधि पूंजीपति अपना सकता है जिससे कि अतिरिक्त श्रम में वृद्धि हो सके। लेकिन यहाँ पे अब पहले जो 2 बिंदु थे, पहला था श्रमिक के कार्यकारी दिन को लंबा करना या मजदूर के निर्वाह के उत्पादन के लिए अपेक्षित घंटों को घटा देना। इन दोनों बिंदुओं में को करने में काफी समस्याएं पैदा होती हैं। तो सबसे आसान और अच्छा तरीका जो उद्योगपति या पूंजीपति अपनाता है वो होता है तकनीकों में सुधार लाकर श्रमिक का उत्पादन बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना उसकी। तो ये तीसरा तरीका वो करेगा जिससे कि पूंजी संचय होगा। तो पूंजी संचय होगा और मार्क्स ने भी ये बात कही है, accumulate that is Moses and prophet, save that is reconvert the greatest possible of surplus value or surplus product into capital। मतलब उनका मानना था कि संचय करते रहो, यही सारे जितने भी मोजेस हैं, प्रॉफिट्स हैं, सब वही चीज उसके के आसपास घूमती हैं। और सेव करो, बचत करते रहो, जिससे कि सरप्लस वैल्यू जो है वो पूंजी में कन्वर्ट हो जाए। जितना ज्यादा सरप्लस वैल्यू होगा उतना ज्यादा संचय होगा, पूंजी संचय उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मुनाफा अंत में, लाभ अंत में पूंजीपति को ही मिलेगा। तो अब पूंजी संचय की प्रक्रिया देख लेते हैं। अब पूंजी को 2 भागों में विभक्त किया गया है, स्थिर पूंजी C और परिवर्तित पूंजी V। मतलब स्थिर पूंजी वो हो गई जिसमें परिवर्तन जल्दी नहीं किया जा सकता, और परिवर्तित पूंजी जिसमें रोज हम परिवर्तन कर सकते हैं, मशीन्स हैं, टूल्स इम्प्लीमेंट्स हैं, ये स्थिर पूंजी हो गई। और परिवर्तन पूंजी जैसे श्रमिक है या उसमें रॉ मटेरियल आपने खरीदना है, ये परिवर्तीय पूंजी हो गई। परिवर्तीय पूंजी अतिरिक्त मूल्य का प्रमुख स्रोत माना जाएगा तथा मशीनों का मूल्य वस्तु में चला जाता है। मतलब
मार्क्स का कहना ये था कि जो भी हम मशीनों पर खर्च करते हैं उसका मूल्य वस्तु के उत्पादन में चला जाता है, लेकिन जो हम परिवर्तीय पूंजी में जो खर्च करते हैं वो अतिरेक मूल्य में परिवर्तित हो जाता है, वो प्रमुख स्रोत उसका माना जाता है। ये समीकरण यहाँ पे इसका देखा जाएगा, ये C प्लस V प्लस S बराबर होता है आपका कुल मूल्य। मतलब कुल मूल्य बराबर होगा आपके स्थिर पूंजी प्लस परिवर्तीय पूंजी प्लस सरप्लस वैल्यू अतिरेक मूल्य के। तो स्थिर पूंजी का परिवर्तीय पूंजी के से अनुपात जो होता है C/V को पूंजी संगठित संरचना कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, और लाभ इससे उल्टा चलता है। मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा अनुपात C/V का बढ़ेगा उतना ज्यादा लाभ कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्थिर पूंजी है वो बढ़ती चली जाएगी और परिवर्तीय पूंजी नीचे आती चली जाएगी। जैसे जैसे पूंजी संचय बढ़ेगा अतिरेक मूल्य बढ़ेगा, अतिरेक मूल्य स्थिर पूंजी में कन्वर्ट हो जाता है, उसका परिवर्तन उसमें हो जाएगा और उसके परिवर्तन होने से ये C/V का अनुपात बढ़ता जाएगा और लाभ घटता जाएगा। अतिरेक मूल्य का परिवर्तन पूंजी तथा लाभों की मजदूरी का अनुपात का शोषण की कोटि के रूप में परिभाषित किया गया है। एक्सप्लॉयटेशन डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जितना ज्यादा S/V होगा उतना ज्यादा ये माना जाएगा कि श्रमिकों का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। S/V जितना ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे सरप्लस वैल्यू अतिरेक मूल्य परिवर्तीय पूंजी की अपेक्षा ज्यादा होगा। अब इसको एक डायग्राम से दिखाया गया है यहाँ पे, कैसे काम करेंगे, कोई भी पूंजीपति किस तरह से काम करेगा। पूंजीपतियों का वस्तुओं को सस्ती करने के लिए मशीन लगा जाएगा। अब अगर उसको अपना अतिरेक मूल्य बढ़ाना है तो वो मशीनीकरण करके उत्पादन बढ़ा देगा, जल्दी उत्पादन होगा तो वस्तुओं की मूल्य में गिरावट आएगी और जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा उपभोग हो सके। अब इसके लिए क्या करेगा वो कि श्रम के स्थान पर मशीनों का स्थानापन्न न करने पर कुछ पूंजीपति बाहर और कुछ पूंजीपतियों का उद्यमियों पर अधिकार हो जाएगा। जब पूंजीपति ज्यादा मशीनें लगाएंगे तो जिनके पास ज्यादा अतिरेक मूल्य था वही मशीनीकरण में की मदद ले सकेंगे। मशीनीकरण जब होगी ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन होगा, कम सस्ते पर वस्तुओं की बिक्री हो जाएगी, तो जो छोटे उद्योगपति हैं वो मार्केट में उतना प्रतिस्पर्धा नहीं रख पाएंगे, कंपटीशन नहीं रख पाएंगे और वो छोटे बाहर हो जाएंगे और धीरे धीरे एकाधिकार होता जाएगा बाजार में कुछ उद्योगपतियों का या कुछ पूंजीपतियों का। इसका परिणाम क्या होगा? पूंजी संचय तथा परिवर्तित पूंजी की तुलना में स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। धीरे धीरे जब लाभ किसी एक व्यक्ति को चलता चला जाएगा तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा कैपिटल में, पूंजी में, स्थिर पूंजी में, और स्थिर पूंजी में वृद्धि होती चली जाएगी, परिवर्तीय पूंजी में वृद्धि नहीं होगी। इसका परिणाम आगे ये होगा कि श्रम की मांग में कमी और औद्योगिक रक्षित सेना का उत्पन्न होना। अब ये कैसे होगा? मार्क्स का कहना यह था कि अगर हम परिवर्तित पूंजी में वृद्धि नहीं करते हैं, सरप्लस वैल्यू जो कि अतिरेक मूल्य जो है वो स्थिर पूंजी में वृद्धि कर देगा, तो मशीनीकरण होता जाएगा और उद्योगपति श्रमिकों को हटाकर मशीनों के सहायता से उत्पादन शुरू कर देंगे। तो जब श्रमिक बाहर चले जाएंगे, जॉब से निकाल दिए जाएंगे, तो बाजार के बाहर एक आर्मी, इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी, औद्योगिक रक्षित सेना उत्पन्न हो जाएगी और ये बढ़ती रहेगी। जितना ज्यादा मशीनीकरण होगा उतना ज्यादा औद्योगिक रक्षित सेना बढ़ती चली जाएगी, यहाँ तक कि उसमें उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो भी कम होती चली जाएगी, क्योंकि जहां जैसे ही कोई अपने टर्म्स डिक्टेट करने की कोशिश करता है कोई श्रमिक, तो उसको हटाकर दूसरे व्यक्ति को ले आया जाएगा आसानी से, यहाँ तक कि मजदूरी भी कम हो जाएगी। आगे देखिए, आगे ये कह रहे मजदूरी दर को कम करके न्यूनतम निर्वाह स्तर पर लाना ताकि अतिरेक मूल्य में वृद्धि हो सके। अब धीरे धीरे क्या होगा, जब औद्योगिक रक्षित सेना
बढ़ती चली जाएगी तो श्रमिकों की बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी और उनकी जगह आराम से किसी अन्य व्यक्ति को श्रमिक के रूप में लाया जा सकता है। तो यदि कोई श्रमिक किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है या वो उसको लगता है कि वो कम श्रम मजदूरी पर कार्य करने के लिए दूसरा व्यक्ति तैयार है, तो ज्यादा मजदूरी वाले श्रमिक को हटाकर कम मजदूरी वाले श्रमिक को ले आया जाएगा, जिससे कि अतिरेक मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। तो लाभ का समीकरण जो बनेगा इससे वो ये बनेगा, आर यहाँ पे लाभ है, एस सरप्लस वैल्यू, सी आपकी स्थिर पूंजी, वी परिवर्तित पूंजी, तो एस अपॉन सी प्लस वी। तो लाभ सरप्लस वैल्यू से सीधा संबंध है उसका, और सी अपॉन वी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल था वो उससे उसका उल्टा संबंध है। जितना ज्यादा स्थिर पूंजी बढ़ेगी उतना ज्यादा लाभ घटेगा, जितना ज्यादा सरप्लस वैल्यू बढ़ेगी उतना ज्यादा उसका लाभ बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इसका ये कोई समाधान नहीं है। मार्क्स का कहना था कि यही चीज पूंजीवादी या उद्योगपति यहीं पे गलती कर देता है, क्योंकि गलती करने का मतलब है कि वो एक तरीके से सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार देता है। जब वो श्रमिक को बाहर निकाल देगा तो जो उसके लिए अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है उससे वो अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है उसको उसने पूंजी में कन्वर्ट कर दिया। तो एक तरीके से जब स्थिर पूंजी में कन्वर्ट कर दिया तो उसका तो स्थिर पूंजी जितना बढ़ेगी लाभ उतना घटेंगे, तो उससे एक पूंजीवादी संकट पैदा हो जाएगा, जैसे लाभों में कमी आएगी, शोषण की कोटि में वृद्धि होगी, अतिरिक्त मूल्य में फिर कमी हो जाएगी और फिर लाभों में कमी आ जाएगी। ये एक विशेष सर्कल बन जाएगा और विशेष सर्कल बनने से ये परिणाम होगा जो परिणाम मैंने बिंदुओं में दिखाया है। सबसे पहले उपभोग में कमी आ जाएगी अपने आप ही। जब श्रमिकों की मजदूरी को कम कर दिया जाएगा तो लोगों की क्रय करने की शक्ति कम हो जाएगी, तो उपभोग में कमी आएगी। औद्योगिक रक्षित सेना में वृद्धि होती चली जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, मजदूरी की दर कम होती जाएगी और श्रमिक जो है कम मजदूरी की दर पे भी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होने लगेंगे और वो उससे अतिरिक्त मूल्य बढ़ता रहेगा। अतिरिक्त मूल्य फिर स्थिर पूंजी में परिवर्तन हो जाएगा, उससे फिर वो और ज्यादा औद्योगिक रक्षित सेना कन्वर्ट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो औद्योगिक रक्षित सेना या इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी बढ़ती चली जाएगी और इससे मार्केट में वस्तुओं को ढेर का बेचने का प्रश्न उठेगा, का प्रयत्न किया जाएगा, क्योंकि अब मार्केट में ढेर हो गए। जब उपभोग में कमी आ रही है तो मार्केट में ढेर हो गया वस्तुओं का, उसको बेचने का प्रयत्न किया जाएगा और ऐसी स्थिति में जो छोटे फर्म है वो गायब हो जाएंगे मार्केट से, क्योंकि उन्हें नुकसान होगा। उन्होंने भी कभी फायदा उठाया था अपने श्रमिकों का, तो श्रमिकों का फायदा उठाते उठाते छोटे फर्म गायब हो जाएंगे। बेरोजगारी में वृद्धि होगी, मजदूरी की दर में और कमी आ जाएगी और धीरे धीरे जितनी भी सुविधाएं थी वो समाप्त हो जाएंगी। दिवाला निकल सकता है और आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा और यही पूंजीवादी का प्रलय है। अब प्रलय के लिए उन्होंने ये कहा कि ये जो श्रमिक हैं ये ज्यादा देर तक इस व्यवस्था को चलने नहीं देंगे। एक रिवाइवल होगा, टर्नओवर होगा। टर्नओवर के लिए क्रांति आएगी। मार्क्स का कहना था क्रांति आएगी। जो श्रमिक हैं वो अपने पूंजीवादियों के इरादों को जान पाएंगे और पूंजीवादियों को जब इरादे को वो जान पाएंगे तो वो पूंजीपतियों को बाहर कर देंगे और बाहर करके वो अपनी एक व्यवस्था स्थापित करेंगे बाजार में, समाज में, जिसको वो समाजवाद का नाम देंगे। तो मार्क्स ने कहा कि पूंजीवादी से सामाजिक समाज में क्रांतिकारी रूपांतरण की आवश्यकता तथा अनिवार्यता की व्याख्या प्रदान की है इन्होंने। अब इससे क्या होगा, श्रमजीवी वर्ग की क्रांति और श्रमजीवी वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी। मतलब श्रमजीवी वर्ग था वो चाहेगा कि पूंजीपति को बाहर कर दे और पूंजीपति को बाहर करके वो अपनी एक व्यवस्था स्थापित करेगा, अपनी तानाशाही स्थापित कर देगा, जिससे दरिद्रता, गरीबी समाप्त होगी और राज्य भी नष्ट हो जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने योग्यता के अनुसार काम करेगा और अपने आवश्यकताओं के अनुसार उसे वितरण मिलेगा। ये नहीं कि किसी एक को लाभ ज्यादा मिले, किसी दूसरे को लाभ न मिले। तो ये पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद स्थापित हो जाएगा।
लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। ये जो पूरी मार्क्स का जितना भी आर्थिक विकास का सिद्धांत है, मार्क्स का कहना ये था कि समाजवाद जब स्थापित हो गया तो वो आर्थिक विकास की परम सीमा है। लेकिन अगर हम अपनी पूरी इस आर्थिक विकास के सिद्धांत की व्याख्या करें तो उसको किसी भी आलोचना से वंचित नहीं रह सकता है। तो अगर हम करें तो इसकी पहली आलोचना ये है कि अतिरेक मूल्य अवास्तविक है। जरूरी नहीं कि उतना जिस हिसाब से मार्क्स ने अतिरेक मूल्य को उत्पन्न होने की जो विधि बताई है वो हमेशा ही चलती रहे, ऐसा नहीं देखा गया। फिर जो विचारधारा समाजवादी समाज की मार्क्स ने दी थी उसके अनुरूप नहीं हुआ। अगर हम विश्व में एग्जाम्पल्स देखें, उदाहरण देखें, तो जहां जहां समाजवाद है वहां भी उतना आर्थिक विकास हो ऐसा जरूरी नहीं है। प्रौद्योगिकी प्रगति रोजगार बढ़ाने में है, बढ़ाने में सहायक होता है। ये माना गया कि तकनीकी सुधार जब जब होगा, मार्क्स ने ये माना कि तकनीकी सुधार जब जब होगा तो उससे रोजगार नहीं बढ़ेगा, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया। अगर हम आज की बात करें तो जैसे जैसे तकनीकी सुधार होता है वैसे वैसे रोजगार में भी वृद्धि होती है। लाभों को घटाने की प्रवृत्ति की व्याख्या सही नहीं है। लाभ जिस तरह से घटाए गए हैं कि भाई जैसे जैसे स्थिर पूंजी बढ़ेगी उस हिसाब से लाभ भी घटेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। स्थिर पूंजी अगर बढ़ेगी तो हो सकता है उत्पादन भी बढ़े, उत्पादन बढ़े, रोजगार बढ़े, ऐसा भी देखा गया। ये एक स्थैतिक विश्लेषण है, एक स्थिर विश्लेषण माना गया है, इसमें कोई भी प्रवाह नहीं देखा गया है और पूंजीवादी के लचीलेपन को समझने में असमर्थ है। कई पूंजीवादी ये भी मानते हैं कि जो कैपिटलिज्म के एडवांटेजेस थे उसको समझने में मार्क्स असक्षम रहे हैं।